दोस्तों, क्या बांग्लादेश इस्लामिक नेटो को ज्वाइन करने वाला है? दरअसल दोस्तों, दो डेवलपमेंट्स हमें एक साथ होते हुए दिख रहे हैं जो इस तरफ इशारा कर रहे हैं। पहला है दोस्तों, बांग्लादेश की जो मिलिट्री इंटेलिजेंस है डीजीएफआई, उनकी एक टीम चोरी छुपे पाकिस्तान गई थी 15 अगस्त को। अब वहां पे क्या खिचड़ी पकी है ये तो अब तक पब्लिकली आया नहीं है, लेकिन एक पाकिस्तान आईएसआई और बांग्लादेश इंटेलिजेंस के बीच में करीबी हो रही है, कुछ ऑपरेशनल चीजें जिसको वो अंजाम देने गए हैं। दूसरी ओर अगर आप देखें तो तारिक रहमान, वैसे भारतीय रॉ चीफ भी चोरी छुपे बांग्लादेश गया है, लेकिन कहानी बन नहीं पाई। पाकिस्तान के आईएसआई चीफ की अब बातें कर रहे हैं कि वो 15 अगस्त को गए हैं। आगे मैं आपको मजीद कुछ चीज़ें बताता हूँ, वो ज़रूर सुनिएगा, आपको सारी कहानी समझ आ जाएगी कि भारतीय आखिर रो क्यों रहे हैं। को जी हाँ, भारत से न्योता आया जिसको उन्होंने रिजेक्ट किया, लेकिन अब सऊदी क्राउन प्रिंस एमबीएस ने भी उनको बुलाया है। सऊदी बुला रहे हैं दोस्तों, मत भूलिएगा सऊदी में ऐसे ही मक्का पैक्ट अचानक से साइन किया गया था। अटकलें लग रही थी कि पाकिस्तान सऊदी को एक्सपैंड किया जाएगा जो डिफेंस कोऑपरेशन है, लेकिन जिस दिन साइन हुआ था उसके एक दिन पहले तक भी मीडिया में नहीं मालूम था। आपको याद होगा, मैंने सुबह सुबह जब रॉयटर्स में न्यूज आया तब बताया कि आज साइन होने वाला है और शाम को वो साइन हुआ था। तो क्या कुछ वैसा ही होने वाला है, क्योंकि टर्किश मीडिया भी कुछ उसी तरफ इशारा कर रही है। आप देख सकते हैं दोस्तों, सबसे पहले जैसे यूनुस के काल में बांग्लादेश डीजीएफआई और पाकिस्तान आईएसआई के बीच में करीबी बढ़नी शुरू हुई थी, कुछ वैसा ही हुआ है और बस इस बार तारिक रहमान के टाइम में हो रहा है, तो कोई अंतर नहीं आया है। 6 मेंबर टीम फ्रॉम बांग्लादेश इंटेलिजेंस बॉडी विजिट्स पाकिस्तान। आप देख सकते हैं इकोनॉमिक टाइम्स का ये न्यूज है, दीपांजन रॉय चौधरी साहब ने ये लिखा है और पहले भी उन्होंने ही न्यूज ब्रेक किया था। तो ये दिखा रहा है ये करीब आ रहे हैं। अब देखिए, अपने आप में जब ये करीब आ रहे हैं तो भी चिंता का विषय है, क्योंकि सेम बीएनपी सरकार जब इससे पहले थी तो यही डीजीएफआई, यही पाकिस्तान आईएसआई भारत को डिस्टेबलाइज करने के लिए बहुत बड़ा खेल खेल रहे थे। कान फरामोशी का अगर सख्ता पाठ किसी से सीखना हो तो बांग्लादेश इस समय सबसे मुफीद है। ये वो मुल्क है जब पाकिस्तान की सेना आईएसआई ने पूर्वी पाकिस्तान यानी कि अब का बांग्लादेश में जुल्म की सारी हदें पार कर दी थी, तब भारत वो देश था जिसने अपने 3,843 जवान शहीद करवाए थे, 9,851 हमारे जवान घायल हुए थे, तब बांग्लादेश को आजाद कराया था। लेकिन इस समय स्थिति यह है, देखिए कि बांग्लादेश भारत को आंख दिखा रहा है, ब्लैकमेलिंग कर रहा है। कई तरीकों से भारत ने बार बार कोशिश की कि तारिक रहमान के साथ में एक अच्छा रिश्ता भारत बनाए, क्योंकि एक 2 दफा इनविटेशन भेजा है तारिक रहमान को कि तुम काइंडली भारत का आकर विजिट करो। मैंने आपको पहले वीडियोस में भी बताया था कि बांग्लादेश की ये रिवायत रही है कि जब भी कोई नया इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर बनता है तो वो फौरी तौर पर भारत में जाकर अपने घुटने टेकता है और उनके खटपुतली के तौर पर काम करना शुरू करता है। लेकिन मोहम्मद यूनुस आया, नहीं गया। तारिक रहमान आया, भारतीयों ने बड़ी उम्मीदें लगाई, इनका गोदी मीडिया उछल उछल कर ये कहता नजर आया कि देखिएगा कि ये भी भारत आकर तस्लीम करेगा कि मेरा बड़ा भाई है भारत, यह है बड़ा भाई। 2 दफा इनविटेशन दिया, अपना रॉ का सरबरा भेजा, फिर भी नहीं आया। लेकिन सबसे मजे की बात, सऊदी अरब ने उसके साथ इनविटेशन भेजा जिसे तारिक रहमान ने कबूल कर लिया और आइंदा चंद रोज में तारिक रहमान आपको सऊदी अरब में बैठा मक्का डिफेंस पैक्ट रिपोर्टेडली साइन करता दिखाई दे सकता है, क्योंकि इस वक्त तारिक रहमान के जो सीनियर वजीर हैं वो इस बात की तरफ इशारा करते बाकायदा दिखाई दिए। दूसरी बड़ी तकलीफ भारतीयों को यह है कि जिस तरफ बांग्लादेश है वहाँ पर उनके बड़े कीमती स्ट्रेटेजिक एसेट्स मौजूद हैं, क्योंकि एक लंबे अरसे से भारत की चीन के साथ भी नहीं बन रही, पाकिस्तान के साथ भी नहीं बन रही, तो ये वाला बॉर्डर जो है वो ज़्यादा वल्नरेबल था। तो उसने एक सियाना काम ये किया कि अपने स्ट्रेटेजिक एसेट उठाकर अपने उस सरहद के पास ले गया जिस तरफ बांग्लादेश मौजूद है। और अगर बांग्लादेश की तरफ से कोई ख़तरा होता है भारत को तो वो बहुत भारी पड़ सकता है। तो पाकिस्तान की डीजीआईएसआई की अगर आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस याद आए कि उसमें उन्होंने कहा था कि हम बंगाल वाली तरफ से तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाएंगे। अब की बार तुमने अगर सियाना बनने की कोशिश की तो उसकी रीज़न यही थी कि उनके स्ट्रेटेजिक एसेट्स, उनकी बड़ी जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं, चाहे अंबानी की हों, अडानी की हों, या फिर बाकी उनके जो एसेट्स हैं वो वहीं पर मौजूद हैं। और ये 2 मेन वजूहात हैं। इसके अलावा तो आपको बेशुमार वजूहात पता हैं कि पाकिस्तान अगर कोई ऐसा स्टेप उठाता है जिससे पाकिस्तान की सिक्योरिटी मजबूत हो, इकॉनमी बेहतर करने की कोशिश करे या पोलिटिकली इंस्टेबिलिटी कम होने की कोशिश हो, तो उस पर भारतीय हमेशा रोते ही आते हैं, तकलीफ होती रहती है। तो सुनते हैं इस पर भारतीय अब कैसे ताने मार रहे हैं बंगालियों को कि तुम नमक हराम हो, एहसान फरामोश हो, वगैरह वगैरह। अच्छा पड़ोसी बांग्लादेश हमारा रहा है, लेकिन आज वही बांग्लादेश सोचिए कि जिसको भारत ने आजाद कराया वो भारत को आंखें तरेर रहा है। वो बता रहा है कि हम इस्लामिक नाटो में शामिल हो सकते हैं। 7 अगस्त को
मक्का डिफेंस पैक्ट साइन हुआ, जिसमें तुर्की और पाकिस्तान और सऊदी अरब ने साइन किए। मसला क्या था कि भाई अगर इन तीनों देशों में से कोई भी देश इन तीनों में से किसी भी देश पर हमला करेगा तो तीनों देशों पर यह अटैक माना जाएगा और ये तीनों देश मिलकर उससे जंग लड़ेंगे, युद्ध लड़ेंगे। ये फैक्ट साइन हुआ, मक्का डिफेंस डील इसको नाम दिया गया। अब बांग्लादेश के हुमायूं कबीर है, जो कि तारिक रहमान जो प्रधानमंत्री हैं उनके विदेशी मामलों के सलाहकार है हुमायूं कबीर। अब ये हुमायूं कबीर क्या कह रहे हैं कि हम अभी इस चीज को देख रहे हैं कि क्या बांग्लादेश इस्लामिक नाटो का हिस्सा बन सकता है। हालांकि हमारे लिए ये विचार, ये रास्ता खुला है। टर्की चाहता है कि इस आर्टिकल लिखता है कि मक्का पैक्ट एक्सपैंड हो, है ना। मक्का पैक्ट में बांग्लादेश जुड़े। अब बांग्लादेश वाला जो एंगल है, देखिए याद रखिए कि टर्की बांग्लादेश को आज से नहीं, बहुत पहले से सपोर्ट कर रहा है। बांग्लादेश को नहीं सपोर्ट कर रहा है, वो सपोर्ट कर रहा है जमात को। टर्की ऑटोमन एम्पायर को रिवाइव करना चाहता है। इकोनॉमिकली देखना तो टर्की की हालत बहुत खराब है। इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, लीरा जो उनकी करेंसी है वो एकदम ही हाई पे ट्रेड कर रही है। तो इकोनॉमिकली वो चाहता है कि वो अपने फुटप्रिंट जो है वो हर जगह फैलाए। सो बांग्लादेश उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है, लेकिन वो तब तक है जब तक उनके हिसाब से सरकार रहेगी। 2016 में जो मोइतुर रहमान थे, जमात इस्लामी के चीफ, उसको शेख हसीना ने जेल में डाल दिया था और सजाए मौत की सजा जब सुनाई थी तो टर्की ने बहुत ऑब्जेक्ट किया था अर्दोगान ने कि क्या बदतमीजी है। तो टर्की ने ऐतिहासिक तौर पे वहां पे चरमपंथी जो है बांग्लादेश में उनको सपोर्ट किया है। दूसरा पॉइंट, अभी 2024 में जब अपराइजिंग हुई बांग्लादेश में तो सबसे ज्यादा पैसा टर्की से आया, सबसे ज्यादा सपोर्ट टर्की से आया भर भर के। 2019 में जो इन्होंने न्यू एशिया पॉलिसी निकाली उसमें बांग्लादेश को इन्होंने सेंटर में रखा कि ये केंद्र में है। और उसके बाद अभी जब तारिक रहमान प्रधानमंत्री बने तो रिसेप तैयब अर्दोगान के बेटे, बहुत बड़े फुटबॉल प्लेयर, वो सब के सब बांग्लादेश में मौजूद थे। और भारत और बांग्लादेश के रिश्ते आपको पता ही है कि बहुत अच्छे नहीं जा रहे, बीएनपी के आने के बाद भी नहीं जा रहे। तो भारत अब फाइनल, जैसे ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने बोला था कि अंतिम हमारा ब्रह्मोस है, तो वही भारत अब फाइनल क्या है, शेख हसीना वापस जाए तभी काम हो सकता है। तो शेख हसीना विल गो बैक टू बांग्लादेश। और बांग्लादेश की इकोनॉमी पिछले 2.5 साल में जो हम कहते हैं क्रांति देख लो क्या हो गया। बट टर्की चाह रहा है कि बांग्लादेश हमारे साथ जुड़ जाए। अब टर्की का अगर मिलिट्री एंगल देखो तो भाई बहुत बड़ा है। मिलिट्री एंगल में टर्की अपने कान फाइटर जेट्स डेवलप कर रहा है। मक्का में सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की ने हाथ मिलाया। अमेरिका ने समझौते का स्वागत किया और अब इसी पूरे समीकरण में एक ऐसा नाम सामने आया है जिसने भारत की रणनीतिक चिंता बढ़ा दी है, बांग्लादेश। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या वाकई बांग्लादेश मक्का डिफेंस पैक्ट का हिस्सा बनने जा रहा है या फिर इसके पीछे तुर्की की एक बड़ी रणनीतिक कोशिश है, एक ऐसा माहौल बनाने की जिसमें पश्चिम एशिया से लेकर दक्षिण एशिया तक ये संदेश जाए कि बांग्लादेश भी इस नए सुरक्षा नेटवर्क के करीब आ रहा है। 7 अगस्त 2026 को मक्का में सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की ने संयुक्त रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए थे और तुर्की ने बाद में संकेत दिया कि ये ढांचा दूसरे देशों के लिए भी खुला हो सकता है। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक अब इसी बीच तुर्की के अखबार येनी शफाक में एक गुमनाम लेखक का लेख सामने आया जिसमें एक काल्पनिक स्थिति के तौर पर यह चर्चा की गई कि अगर बांग्लादेश इस उभरते रक्षा ढांचे में शामिल होता है तो इसका उसकी विदेश नीति और भारत के साथ रिश्तों पर क्या असर पड़ेगा। यानी अभी यह बांग्लादेश की सदस्यता की आधिकारिक घोषणा नहीं है, लेकिन सवाल इसलिए बड़ा है क्योंकि इस चर्चा को ऐसे समय में सामने रखा गया है जब तुर्की खुद मक्का समझौते को विस्तार देने की बात कर रहा है। ये दिखा रहा है दोस्तों कुछ बड़ा हो सकता है, कुछ उस तरफ चीजें हो सकती हैं। अगर आप देखें तो उस तरफ उस समय में उंगलियां तो तारिक रहमान पे भी उठी थी कि वो भी आर्म सॉल्व में इन्वॉल्व हैं, वही मेन कॉन्स्पिरेटर हैं। दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें तो एक अपने आप में ये चिंता का विषय है। दूसरी तरफ ये डॉट भी है जो कनेक्ट हो रहा है। एमबीएस ने तारिक रहमान को इनवाइट किया है सऊदी अरेबिया स्ट्रॉन्गर टाइज पे चर्चा करने के लिए। और वहीं अगर आप टर्किश मीडिया देखें तो उसमें एक आर्टिकल आया है जिसमें येनी शफाक, जो कि कोई ऑर्डिनरी टर्किश पब्लिकेशन नहीं है बल्कि एक इस्लामिस्ट पब्लिकेशन है जो कि बड़ा ही करीब है अर्दोगान सरकार का, उसने कुछ दलीलें दी थी कि क्यों बांग्लादेश को इसमें लाना चाहिए, इस्लामिक पैक्ट में, वो इस इस्लामिक नेटो में, मक्का पैक्ट में उसको भी इंक्लूड करना चाहिए। तो दोस्तों ये कहीं ना कहीं बहुत कुछ बता रहा है और ये समय आ गया है जब चीजों को अब टाइटन अप करना होगा। अदरवाइज इनको अगर हल्के में हम देंगे तो इसी प्रकार से ये चीजों को कहीं ना कहीं हमारे लिए कॉम्प्लिकेट करेंगे। वो है 6 मेंबर टीम है डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ फॉरेन इंटेलिजेंस बांग्लादेश, जो कि इस्लामाबाद 15 अगस्त को ट्रैवल की थी। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस के हवाले से ऑफिशियल्स का नाम भी है जिसमें एक कर्नल रैंक के ऑफिसर है, एक विंग कमांडर है, एक स्क्वाड्रन लीडर है, यानी एक आर्मी और 2 एयरफोर्स के अफसर है और 3 विदाउट रैंक कोई टीम है जो कि पाकिस्तान गई है। दोस्तों ये ढाका के हजरत शाहजलाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट को अगर आप देखें तो थाई एयरवेज के द्वारा लीव करते हैं, बैंकॉक पहुंचते हैं और वहां से पाकिस्तान भेजा जाता है। क्यों भेजा गया अनडिस्क्लोज्ड है।
आईएसआई काउंटर पार्ट से मुलाकात की है। दोस्तों यहाँ पे मत भूलिएगा, अगर आप देखें तो इस प्रकार की मीटिंग यूनुस ट्रायल में कंटिन्यूअसली होनी शुरू हो गई थी। डीजीएफआई डायरेक्टर अगर आप देखें राशिद चौधरी, वो भी इस्लामाबाद गए थे अप्रैल 2026 में। लेकिन हम अपने हित पहले देखेंगे। अगर ये हमारे हितों के अनुरूप होगा तो जाहिर सी बात है कि हमारे लिए ये विकल्प खुला, यानी कि सीधे सीधे भारत के साथ में एक ब्लैकमेलिंग वाला खेल। भारत के साथ में ब्लैकमेलिंग किस तरह की कि भाई आप हमारी शर्तों को मानो, आप शेख हसीना का पदार्पण करो, आप तीस्ता में इस तरह से बात करो, आप दूसरी चीजों में इस तरह से बात करो जिस तरह से हम चाहते हैं। लेकिन भारत ने कहा कि बातचीत तो होगी, लेकिन तय मुद्दों पर होगी, बातचीत तो हर मुद्दे पर की जाएगी। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि भारत जो है अपनी नीतियों को आपके आगे सरेंडर कर देगा। हर देश अपनी राष्ट्रीय नीति को सबसे पहले प्रायोरिटी पर रखता है। बांग्लादेश आप भी रखिए, हिंदुस्तान हम भी रखेंगे। लेकिन यह किस तरह की बात है कि कुछ दिन पहले तुर्की का एक अखबार जिसका नाम है येनी शफाक, ये एक आर्टिकल लिखता है और पूरे एक प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है कि बांग्लादेश भी इस्लामिक नाटो का हिस्सा बनेगा, बन सकता है। उसने बताया कि दशकों तक बांग्लादेश की अपनी स्वतंत्र विदेश नीति नहीं रही, बांग्लादेश किसी दूसरे देशों पर आश्रित रहा, सीधा सीधा टारगेट उसका भारत के साथ में था। देखिए, दरअसल अक्सर जब लोग ये कहते हैं कि शेख सरकार में भारत के रिश्ते क्यों अच्छे थे, तो मैं आपको 2 लाइनों में अगर बता दूं कि उस वक्त शेख हसीना और भारत के रिश्ते अच्छे होने का सिर्फ और सिर्फ एक वजह था, क्योंकि शेख हसीना को भारत की भी सुरक्षा की परवाह होती थी और बाकी जो दूसरे थे उन्होंने हमेशा भारत के अंदर उग्रवाद को जन्म दिया, उग्रवाद को फैलाया। इस आर्टिकल के अंदर एक मैसेज दिया है कि बांग्लादेश बहुत जल्दी इस्लामिक नाटो का हिस्सा बनेगा। मतलब आपको पहले ही पता है कि 43 देश इस्लामिक नाटो में है और कुछ दिन पहले तो पाकिस्तान ने एक डिफेंस डील भी कर दी टर्की सऊदी के साथ, ये भी मैंने आपको बताया था। लेकिन बांग्लादेश क्या जताना चाह रहा है, या नाटो क्या दिखाना चाह रहा है, या इस्लामिक नाटो क्या दिखाना चाह रहा है, वेस्ट क्या दिखाना चाह रहा है कि बांग्लादेश अगर इस्लामिक नाटो का हिस्सा बन जाएगा तो बांग्लादेश बहुत मजबूत हो जाएगा? नहीं, जो पाकिस्तान यानी कि जो भस्मासुर है वो सबसे पहले क्या करेगा, बांग्लादेश को खाएगा। आज आप पाकिस्तान के इंटरनल हालात देख लो तो खुद पाकिस्तान कई हिस्सों के टूटने के कगार में है। और तुम यही सोचते रहो और पिछले कई दहाइयों से तुम यही सोच रहे। इवन कि 1947 में भी इन्होंने यही कहा था कि पाकिस्तान कितना एक अरसा सर्वाइव कर लेगा, खुद आएगा हमारी तरफ। और यही वजह थी कि मान गए थे पार्टीशन पे। इन्हें यकीन था कि पाकिस्तान जल्द टूट फूट कर हमारे साथ दोबारा शामिल हो जाएगा, क्योंकि था ही कुछ नहीं उस वक्त, कुछ दिया ही नहीं गया था, ना फौज थी ना पैसा था। बाकी जो पैसा था वो भी दबा कर बैठे हुए थे, जो हमारा हक बनता था। और ये अभी तक यही सोच रहे हैं। और 80 साल गुजरने वाले हैं, 79 ईयर्स हो चुके हैं। खैर, सोचते रहें। आपकी क्या राय है सारे मामले पर, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।